वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 4 है ना। इसके पहले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो है, ये तीनों हमने डिटेल्स में कवर किए। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और इसे देखिए, ताकि ये वाला जो वीडियो है आपको पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के पहले आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर रहेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ज़्यादा आसानी जाती है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ों पे पहले फोकस करना पड़ेगा। वो है पहला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉल्ट और मॉलिक्यूल्स दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बेसिकली एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं या एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। और ये सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है बड़े आसानी से कंडक्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है बड़े आसानी से कंडक्ट होती है? क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो आइटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स है बड़े आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ये कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना। और इसके एग्जाम्पल कौन से? इसके एग्जाम्पल्स है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। ये सब इसके एग्जाम्पल है ना। अब बात करें अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहां पर वो कंप्लीटली उसके आयन जो है वो डिसोशिएट नहीं होते, क्योंकि इसके आयन जो है वो डिसोशिएट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वहां से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है ना। और वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो एग्जाम्पल है यूरिया है, बेंजीन है, शुगर है, एथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, इथर है। ये सब एग्जाम्पल किसके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है ना। अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आपने शायद हेडिंग देखी होंगी, है ना। लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कौन सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना। तो हम बात किससे करेंगे यहाँ पर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना, जहाँ पर आयन जो है वो डिसोशिएट नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती। ओके। द फिजिकल properties of solution that depends on nature of solute particles in solution and not on their nature are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है भाई इसकी डेफिनेशन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसकी? सॉल्यूशन की, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है। किस पे? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है, लेकिन उसके नेचर या उसके साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो क्या है कि जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपको पता है कि जैसे H2 है और ये जो X1 है, ये क्या है? ये सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है, राइट। और ये किसके लिए यूज़ होता है? टू सॉल्यूट के लिए यूज़ हो रहा है।
है ना। तो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्वेंट पे काम नहीं करेंगी, हमारी प्रॉपर्टी जो है सॉलिड पे काम करेगी। तो भाई ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड होती है। किस पे? सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है, लेकिन उसके नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, चाहे वो फिर सॉलिड हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो, और या फिर चाहे गैसियस हो, है ना। तो उसके नेचर पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती, वो सिर्फ डिपेंड होता है किस पे? सॉलिड पार्टिकल से, है ना। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड होती है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है, सॉल्वेंट पे नहीं, सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड होती है ना। और किस पे डिपेंड नहीं होती? वो नेचर पे डिपेंड नहीं होती, भले ही वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस, तो उससे नेचर से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ मतलब है तो सॉलिड पार्टिकल से मतलब है ना। तो ये थी हमारे डेफिनेशन किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बेसिकली क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे सिलेबस में 4 है। कितनी? 4 है। चलिए अपन उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे अपन शॉर्ट में एलवीपी बोलते हैं, है ना। और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। किससे? डेल्टा पी से। कौन सी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग। बात समझ में आ रही है? ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी। कौन सी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में एलवीपी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। किससे? डेल्टा पी से। इसी का दूसरा नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या? वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम डेल्टा टीबी के नाम से यहाँ से जानते हैं, इसको डिनोट करेंगे अपन किससे? डेल्टा टीबी। ये जो बी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी कौन सी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, या फिर इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी बोलते हैं। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे अपन डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये भी अपन इसे कह सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट बाय डेल्टा टीएफ, या इसी का दूसरा नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डेल्टा पाई से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा पाई से। तो बेसिकली हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है? 4 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली कौन सी है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिनोट बाय डेल्टा पी, है ना। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिनोट बाय डेल्टा टीबी, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट बाय डेल्टा टीएफ। और चौथी प्रॉपर्टीज कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो स्टार्ट करते हम अपनी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और वो सबसे पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिनोट
डेल्टा पी किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। ओके, लेट हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते, यहाँ पर दो चीज़ जो है हम वहाँ पर अज्यूम करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास P1 नॉट, कौन सा P1 नॉट, और दूसरी है P। ये दो चीज़ जो है हमको यहाँ पर अज्यूम करनी है। ओके, आपको पहले मतलब समझना पड़ेगा कि ये P1 नॉट क्या होता है और ये P1 क्या होता है। ओके, मैंने आपको बेसिक चीज़ों में जब लेक्चर नंबर शायद फर्स्ट या सेकंड जो है उसमें मैंने आपको सारी बेसिक टर्म्स बताया था, है ना। क्या था उसमें, जो ये जो वन है, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, है ना। हम यहाँ पर वन को किस में यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे, और टू जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ करेंगे, राइट। और पी का मतलब क्या था, पी का मतलब था पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या था बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दैट मीन्स फिर ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो P है, P का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर बोल सकते हो या सिर्फ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेपर प्रेशर, कौन सा, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, जब भी याद रखना, जब भी नॉट लग गया तो नॉट का मतलब होता है प्योर। क्या होता है बेटा, प्योर होता है, प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, और स्टैंड क्या है यहाँ पर, वन है, दैट मीन्स ये सॉल्वेंट होगा। कौन सा होगा बेटा, सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, और P1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वन लगा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब देखोगे यहाँ पर ना क्या है कि P1 नॉट जो है, ये P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ है प्योर। क्या लगा हुआ है बेटा, प्योर। और ये जो P1 नॉट जो है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है, ये हमेशा ग्रेटर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो P1 नॉट और P1 में से ग्रेटर कौन सा है, तो भाई P1 नॉट जो है वो ग्रेटर होता है P1 से। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको याद रखना है ना। तो इसी बेस पे अगर अपन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ले, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिनोट बाय डेल्टा P, तो बनेगा डेल्टा P इक्वल्स टू, बड़ा कौन सा है, P1 नॉट, तो P1 नॉट माइनस P1, ये बन गया डेल्टा P की वैल्यू, कौन सी, P1 नॉट माइनस P1। ओके, तो यहाँ पे P1 नॉट में से अपन P1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर P1 नॉट जो है ये ग्रेटर है और P1 जो है वो स्मॉल है, इसलिए हमने P1 नॉट को बड़ा ले लिए। ओके बेटा, अब हमको बनाना है इसकी डेफिनेशन। क्या बनाना है, डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, अच्छा सबसे पहले तो ये जो माइनस है, इस माइनस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंस। तो अगर हमको डिफाइन करना है तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बोल सकते हैं ऐसा, मतलब it is a difference between, it is a difference between, किसके बीच का डिफरेंस, बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है ना। क्या था, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इट इज नोन एज क्या, LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखे थे राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, किसके लिए पढ़े थे, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। और अभी जो हम पढ़ रहे राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, कौन सा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। हेडिंग दे देते राउट्स लॉ
फॉर नॉन volatile component. ओके, राउल्स लॉ फॉर नॉन volatile component है ना। और इसी में हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन फॉर किसका, लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी का हम यहाँ पर डेरिवेशन भी करेंगे, मतलब एक्सप्रेशन भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसका एक्सप्रेशन। ओके, आपको पता होगा राउल्स लॉ क्या था, याद है आपको? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या था भाई? P इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H, P इक्वल्स टू P नॉट इंटू H, मतलब partial vapor pressure of solution is equal to the partial vapor pressure of pure solution multiplied by its mole fraction। याद आया आपको? ये था राउल्स लॉ। ओके, अब अगर मेरे को इसको सॉल्वेंट के लिए बना रहा है, किसके लिए मैं बना रहा हूँ? सॉल्वेंट के लिए बना रहा हूँ। तो भाई सॉल्वेंट के लिए जब मैं ये बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H1, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H1। और यहाँ पर H1 का मतलब क्या है? H1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है। ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, राइट। और अपन ने बाइनरी सोल्यूशन भी पढ़े थे, बाइनरी सोल्यूशन याद है? फॉर बाइनरी सोल्यूशन क्या बोल रहा था भाई? वो बोल रहा था H1 प्लस H2 इक्वल्स टू 1। और यहाँ से अगर अपन ने H1 की वैल्यू निकाले तो H2 प्लस में है, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं ना। अब इस H1 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते। ओके, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा इक्वेशन? ये बनेगा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट और H1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 माइनस H2। ओके, अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब तो इनटू होता है, तो इस P1 नॉट को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा P1 नॉट इंटू 1, मतलब P1 नॉट माइनस है ना, इसलिए माइनस P1 नॉट इंटू H2, ये है P1। ओके, और याद करो डेल्टा, हमको जो डेरिवेशन पढ़ना है वो LVP का पढ़ना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पढ़ना है। और वो क्या था? डेल्टा P, और डेल्टा P मतलब क्या था? P1 नॉट माइनस P1। तो हमें P1 नॉट माइनस P1 करना है, तो क्या होगा? इस P1 नॉट को मैं जैसे का वैसा रख रहा हूँ। देखो P1 नॉट जो है ये जैसे का वैसा रख दिया मैंने, है ना। अच्छा, ये P1 प्लस में है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और ये जो माइनस P1 इंटू H2, ये जो पूरी होल टर्म है, ये माइनस टर्म जब इधर आएगी तो क्या बनेगी? ये बनेगी प्लस में। तो P1 नॉट इंटू H2 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। अच्छा, मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ समझने के लिए। P1 नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H2। देखिए, इतना समझा? ओके, अब आपको पता है, क्या पता है कि भाई डेल्टा P क्या होता है? P1 नॉट माइनस P होता है। ओके, तो देखो इस P1 नॉट माइनस P1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, है ना। अब अपन ने याद करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोले थे भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, जो सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होता है। किस पे? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होता है, लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। देखो हमने प्रूव कर चुके, देखो
ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किस पे डिपेंड है, देखो H2, 2 मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, है ना। ये देखो ये जो H2 जो है इसे अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो जैसे ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आया इसमें क्या है कि भाई जो LVP जो है वो डिपेंड कर रहा है H2 पे, मतलब नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड होता है, क्योंकि देखो ये नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी कौन सी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, किसी ने अगर पूछा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो बोलना है जो ये जो इक्वेशन है डेल्टा P इक्वल्स टू P1 इंटू H2 है, इस इक्वेशन में H2 जो है ये नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल दिखाता है ना। और जो नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड होती ऐसे प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, और इसका जो ग्राफ है ना वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RLVP, कौन सा, RLVP, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे अपने शॉर्ट में क्या कहते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और जैसे ये डिफाइन हो जाता है देन उसके बाद में हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, डेरिवेशन भी कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं ना। डेफिनेशन ये कहता है RLVP इक्वल्स टू P डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, जहां पर डेल्टा P क्या होता है, ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P1 नॉट क्या होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ इसका प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड। और आपको पता है जब भी ये डिवाइड आता है दैट मीन्स वो क्या होता है, वो होता है रेशियो, क्या होता है, रेशियो। तो हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, क्या बोले, relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। ये होगी इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है, क्या बोले, it is a ratio of किसका रेशियो भी, lowering of vapor pressure pressure and vapor pressure of pure solvent ओके। और इस फार्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, RLVP इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, इट इज द डिफरेंस बिटवीन P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय ये क्या है, P1 नॉट। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है एक्सप्रेशन किसका, RLVP का होता है, और इसे हम अभी बाकायदा प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो चलिए इसका अपन स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद है आपको रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ
क्या कहता है अभी रॉल्स लॉ? वो कहता है P इक्वल्स टू P नॉट इंटू H, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और इसे अपने को बनाना है सॉल्वेंट के लिए। तो जैसे मैं इसको सॉल्वेंट के लिए बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बनेगा P1 नॉट इंटू H1। ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन आपको तो पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या था भाई? वो था H1 प्लस H2 इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिटी। और जैसे ही आप यहाँ से H1 की वैल्यू निकालोगे तो H2 प्लस में उधर में जाके क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट। अच्छा, H1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस H2 है, 1 माइनस H2। ओके, फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। तो इस P1 नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। फिर P1 नॉट इंटू 1 मतलब P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू H2, और ये हो गया P1। ओके, ये बात समझ में आ रही? सेम टू सेम जैसा जब ये अपने किए थे, है ना, कि भाई ये जो P1 नॉट इसे मैं जैसे का वैसा रख रहा हूँ। देखिए P1 नॉट तो मैंने जैसे का वैसा रख दिया। अब ये जो P1 है ये प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस, है ना। और ये जो टर्म राइट हैंड साइड में जो माइनस टर्म है वो इधर में आके क्या बनेगी? प्लस बनेगी। P1 नॉट इंटू H2। ओके, मैं समझने के लिए मैं इसे इधर लिख लेता हूँ, इसे इधर लिख लेता हूँ। ओके, तो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H2। ओके, अब आपको पता है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1। तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता? तो अगर मैंने ये इक्वेशन में पुट कर दिया तो बनेगा डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू H2। ओके, P1 नॉट मल्टीप्लाई में है, इधर में आके क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो ये बनेगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू H2। ओके, देखिए आ गया कि भाई इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द H2। और याद करो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो देखो ये भी एक क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना। RLVP इज आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ किसका? RLVP का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसे, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू H2। और जहाँ पर H2 का मतलब क्या होता है? H2 का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का, है क्या नहीं? इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। कौन सा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब LVP से हम मोलर मास सॉल्यूट जो है वो निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकालेंगे किसकी मदद से? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से। अच्छा, एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन किस टाइप से देखने मिलेगा आपको? वो देखने मिलेगा डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन relative lowering of vapor pressure and molar mass of non volatile solution। मतलब RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में आपको क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। और भी रिलेशनशिप किसके लिए निकालना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए आपको इसका डेरिवेशन निकालना है। या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ RLVP। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में अपने को निकालना है रिलेशनशिप। क्या निकालना है? रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए आपको
कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो जरूरी याद रहना चाहिए। अगर वो बेसिक टर्म अच्छे से याद है तो आप डेरिवेशन जो है बड़े इजीली तरीके से आप निकाल पाओगे, है ना। तो वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, नोट करके बता दे रहा हूँ जो आपको नोट करना है। ओके, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आया था जब भी जो अपन ने RLVP का डेरिवेशन किए थे, वो RLVP का डेरिवेशन क्या था, RLVP का डेरिवेशन क्या था, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू H2। ओके, ये जो रिलेशनशिप है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन जो है वो आपको याद रखना है। कौन सा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू H2। ओके, दूसरा आपको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, है ना। लेक्चर नंबर शायद 1 में अपन ने मोल फ्रैक्शन को डिटेल्स में पढ़े हैं हम, है ना। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को अपन जनरली H से डिनोट करते हैं, किससे, H से, है ना। और ये बोलता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, N1 प्लस N2। अगर आप सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हो, कर रहे हो तो यहाँ पर X1 N1 आ जाएगा। अगर आप सॉल्यूट के लिए यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर H2 N2 आ जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला किसका, मोल फ्रैक्शन का, X1 इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 और H2 डिवाइड बाय N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, है ना। ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। और तीसरा है N इक्वल्स टू W बाय M, जहाँ पर N जो होता है इसे कहते हैं अपन नंबर ऑफ मोल। क्या कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। और W जो है इसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और जो M होता है इसे अपन कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। तो इसको अगर मैं सॉल्वेंट के लिए बनाऊंगा तो ये बनेगा N1 इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाय M1, और अगर सॉल्यूट के लिए बनाऊंगा तो W2 डिवाइड बाय M2 हो जाएगा, है ना। N1 मतलब क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, W1 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M1 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, W2 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। पहला कौन सा, RLVP का एक्सप्रेशन डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू H2। दूसरा मोल फ्रैक्शन का ये वाला H2 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये वाला, है ना। और तीसरा जो है ये नंबर ऑफ मोल का, मतलब N2 और N1 का, N1 इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाय M1 और N2 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाय M2। ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है आपको इसका एक्सप्रेशन जो है बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन रिलेशनशिप। कौन सा, रिलेशनशिप किसके बीच में भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। ओके, हाँ, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ RLVP, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या था, वो था डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू H2, इक्वेशन नंबर 1, है ना। वेयर आपको पता होना चाहिए कि जो H2 का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, सॉरी सॉल्यूट के लिए, क्योंकि 2 है ना, तो ये हो गया सॉल्यूट के लिए। ओके, और डेल्टा P तो आपको पता है, डेल्टा P का मतलब क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप शॉर्ट में लिखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और P1 नॉट का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट, है ना। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है ना। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज क्या था फार्मूला, H2 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, H2 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, but we concerned only with
डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसर्न है, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसर्न है, इसीलिए ये जो प्लस N1 प्लस N2 का जो प्लस है ना, तो यहाँ पर N1 जो है ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू N2, देयरफॉर N2 इज निगलेक्ट, N2 को क्या कर दो आप, निगलेक्ट कर दो, है ना। बात समझ में आ रही है। जो N1 प्लस N2 का जो सम है, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसर्न है, तो N1 इज ग्रेटर देन, वेरी 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 ग्रेटर देन N2, देयरफॉर N2 कैन बी निगलेक्टेड, N2 को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो ये वापस से ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि N2 जो है ये तो निगलेक्ट हो गया ना, तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा N1। तो इसे तो हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं ना, इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दी है। तो देखो H2 की वैल्यू आ गई, इस H2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू H2, H2 का मतलब क्या है, N2 डिवाइड बाय N1, N2 डिवाइड बाय N1। ओके, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, बट N1 की वैल्यू क्या थी, याद है आपको, N1 मतलब था W1 डिवाइड बाय M1, W1 डिवाइड बाय M1, और N2 क्या था, W2 डिवाइड बाय M2, याद आया, इक्वेशन नंबर 4 है ना। N1 की वैल्यू, क्योंकि आपने कहा था नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो अगर आप सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हो तो N1 इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाय M1, और अगर आप सॉल्यूट के लिए बना रहे हो तो N2 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाय M2, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। देखो N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, N2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मतलब पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, है ना। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 की वैल्यू कितनी है, W2 डिवाइड बाय M2, W2 डिवाइड बाय M2 डिवाइड बाय N1 की वैल्यू कितनी है, W1 डिवाइड बाय M1, W1 डिवाइड बाय M1। ओके, दैट मीन्स ये W2 डिवाइड बाय M2, और ये रेशियो ऊपर जाके पलट जाएगा, M1 डिवाइड बाय W1, दैट मीन्स W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन RLVP एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देख लो, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। ओके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप। देखे, ये था RLVP, ये क्या था, RLVP। ओके, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है M2, तो देखो RLVP और M2 के बीच में क्या आ गया रिलेशनशिप। ओके, और ये जो फार्मूले हैं आपको अच्छे से लर्न करना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके।